अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी हैरत कदे की दूसरी किस्त पेशे खिदमत है। आज़म खान ने रुखसत होने से पहले अकीदत से उनके कदमों का हाथ लगाया। उसके बाद 4-5 रोज़ अमाइमा ऑफिस नहीं आई। इसका नंबर भी बन जा रहा था। मैं जो इसकी रफ़ाकत का आदी हो चुका था, इसके फ़राक में बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। दिन में ना जाने कितनी बार इसका नंबर डायल करता, मगर हर बार इसका नंबर ऑफ ही मिलता। बिलाखिर छठे रोज़ इसका नंबर ऑन हुआ तो कॉल रिसीव होते ही मैं इस पर गरजने बरसने लगा। उमाइमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। मैं क्या कुछ कहता रहा, वो सुनती रही। मैंने उसकी वजाहत भी नहीं सुनी और राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो मुझे कॉल बैक करती रही, मगर मैंने उसकी कॉल अटेंड नहीं की। दूसरे रोज़ आते ही मुझे इसने ऑफ़िस में बुलवाया। मैं इसके सामने बैठा तो इसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, अब बताओ क्या बात है। फ़ोन पर तो बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, अमाइमा, 5 रोज़ से तुम ना ही फैक्ट्री आई और ना ही मुझसे मिली। हद तो ये कि तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा था। मैंने सोचा भी ना था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। ओह माय गॉड डियर, वो मुस्कुराई। दरअसल एक बहुत ही ज़रूरी काम था मेरे लिए। हमारे हम पल्ला घराने से रिश्ता आया हुआ था। इतने दिनों से इस मामले पे सोचती रही और फिर हामी भर ली। उमाइमा के जवाब ने मुझे झटका सा लगा। उमाइमा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किए थे, आखिरी सांस तक निभाने की कस्में खाई थी। वो कस्में, वो वादे क्या हुए? उसने एक अदा से पेशानी पे आए बालों की लट को झटका और मेरे करीब आके मेरे शाने पे हाथ रख दिया। शामिर, शादी और मोहब्बत दो अलग अलग मामलात हैं। किसी दूसरे का से शादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। मेरी शादी के बाद भी हम मिलते रहेंगे और तुम्हें मेरा जिस्मानी कुर्ब भी हासिल रहेगा। एक औरत और मर्द के प्यार का यही मतलब है ना? मैं इसकी निराली मंतक पे भौंचक्का रह गया। ओके उमाइमा, अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत मुझ पर जल्दी ही खुल गई। ये कह के मैं रुका नहीं, जबकि वो आवाज़ें देती रह गई। मैंने इस रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया था। वो मुझसे मिलने मेरे घर आई, मगर मैंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर इसकी शादी की इत्तला मिली तो मैं पागल सा हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि दुनिया को आग लगा दूं। मुझे गम की शिद्दत से बुखार हो गया, इतना तेज़ बुखार कि 3-4 रोज़ मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। 3 रोज़ तो अस्पताल में रहा। जब होश आया तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उमाइमा किसी और की हो चुकी थी। मैं रात दिन अपने कमरे में पड़ा रहता, ना खाने का होश था, ना पहनने का होश। घर वाले मेरी इस हालत से परेशान थे। उन्होंने असल बात की खबर नहीं थी कि मुझे इश्क में चोट लगी है। इन्हीं दिनों गांव से मेरे मामू के बेटे की शादी की दावत आई। घर वालों के इसरार पे मैंने शादी में जाने से इनकार कर दिया। 6 जून का वो दिन मेरे लिए क़यामत साबित हुआ। घर वालों को शादी में शिरकत के लिए जाना था। मैं उन्हें एयरपोर्ट पर रुखसत करके घर लौटा। मैं जो उमाइमा की जुदाई से वैसे ही पागल था। अकेले घर में वक्त दिक्कत सी होने लगी तो वक्त गुजारी के लिए टीवी ऑन किया। चैनल सर्च करते हुए एक न्यूज़ चैनल पे रुका। न्यूज़ कास्टर किसी मुसाफिर बरदार तैयारे के हादसे के बारे में बता रही थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, कनबट्टियाँ साई साई करने लगी। गौर से देखने पे मालूम हुआ कि ये वही प्लेन था जिसमें मेरे घर वाले इस्लामाबाद जा रहे थे। तैयारे के अमले समेत तमाम मुसाफिर मारे जा चुके थे। मैं ख़बर सुनते ही चकरा के गिर पड़ा। मेरी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। अपने प्यारों को लहद में उतारने का दुख कैसा होता है ये मैं जानता हूँ। बाप के बाद माँ और बहन से भी महरूमी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। उमाइमा की बेवफाई के बाद माँ और बहन रुखसाना की मौत से मैं पागल सा हो गया था। वैसे भी अब मेरा इस दुनिया में रहा ही कौन था जिसके लिए जीता। नौकरी छोड़ चुका था। ऐसे में मकान का किराया कैसे अदा करता?
मालिक मकान ने 3 माह के सब्र के बाद घर का सामान जब्त करके मुझे बाहर निकाल दिया। अब मैं था और शहर के पार्क, फुटपाथ, जहाँ जगह मिलती पढ़कर सो जाता। एक रोज़ मामूल के मुताबिक एक पार्क में बैठा ख्यालों में गुम था कि किसी ने मेरे शाने पे हाथ रखा। मैंने मुड़ के देखा तो नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग हकी शाह बाबा करीब खड़े थे। मैं उनके कदमों से लिपट के रो दिया। बाबा जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने शफ़क़त से मेरे सर पे हाथ रखा। पागल, इस दुनिया के लिए रो रहा है जो किसी की नहीं हुई। इश्क की याद में जलता है तो इससे इश्क कर जो तुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बाबा, मुझे कोई तो राह दिखाओ कि मुझे सुकून मिले। मैं रोते हुए बोला तो सखी सुल्तान के दरबार पे जा, उन्होंने हुक्म दिया और तेज़ी से एक तरफ चल दिए। मुझे भी तो साथ ले जाएं, मैं अकेला कहाँ रहूँगा। मैंने आवाज़ लगाई मगर वो कहीं गायब हो चुके थे। सखी सुल्तान का मज़ार मंगो पीर के इलाके में है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों पे मुश्तमिल पहाड़ी सिलसिला है। बड़े से अहाते में तालाब में मौजूद मगरमच्छ देखने के बाद मैं मज़ार पे जा पहुँचा। दुआ के बाद काफ़ी देर में बैठा रहा। मेरे शब रोज़ वहीं बीतने लगे। वैसे भी शुरू ही से मैं अपने वालिदैन की बदौलत मेरा जहन दीन की जानिब राग़िब था। मैं शुरू ही से 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ता था। अब मैं नमाज के साथ हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता। ज़िक्र इलाही की बरकत से मुझे पुरगंदा ख़यालात से निजात मिली और रफ्ता रफ्ता अजीब सी लज्जत सी मिलने लगी। इमामा जैसी हरजाई लड़की को भूल गया। खाना लंगर से मिल जाता। कभी कभार मज़ार पे आने वाले ज़ाहिरीन भी न्यास की देगें तकसीम करते। बाज़ लोग मुझे भिखारी समझ के भीख देने की कोशिश करते तो मैं मुस्कुरा के मना कर देता। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि इसमें इलाही का विर्द करते हुए मैं गिरदो पेश्ते बेखबर हो जाता। एक रोज़ मज़ार की सीढ़ियों पे बैठे हुए मुझ पर कुछ ऐसी ही कैफियत तारी हो चुकी थी कि किसी के रोने की आवाज़ सुनकर मुझे होश आया। ये एक बुरखा पोश खातून थी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोती हुई मज़ार की सीढ़ियाँ उतर रही थी। इसके साथ एक बारिश शख्स भी था जिसका चेहरा सौगवार था। ना जाने क्यों मैं बेख्तियार आगे बढ़ा और बेसाख्ता पूछ बैठा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? औरत के बजाय बारिश शख्स ने जवाब दिया कि इसका 8 साला बेटा गुज़िश्ता 7-8 रोज़ से लापता है। वो घर से बाहर खेल रहा था। जब काफ़ी देर गुजरने के बाद घर पर ना लौटा तो बाप इसकी तलाश में निकला मगर वो ना मिला। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ साथ अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए। हर जगह पर ढूंढा मगर बच्चा ना मिला। अब वो मज़ार पे मन्नत मांगने आए थे। मैं बेख्तियार बोल उठा, जाओ घर जाओ, बच्चा तुम्हें वहीं मिलेगा। ये कहने के बाद मैं खुद हैरान था कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ऐसा लग रहा था किसी नादीदा क़ुव्वत ने मुझे ऐसा कहने पे मजबूर किया था। ख्वाह वो जोड़ा भी हैरत ज़दा था। दूसरे रोज़ वही जोड़ा मज़ार पर आया। इस बार इसके साथ 7-8 साल का खूबसूरत सा लड़का भी था। बारिश शख्स ज़ब्त मसर्रत से मुझे से लिपट गया। हज़रत, आप वाकई अल्लाह वाले हैं। हम घर पहुँचे ही थे कि दरवाज़े पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वहाँ यासिर मौजूद था। यासिर इस बच्चे का नाम था। ख़ुद वो औरत भी बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। भाई मैं कुछ नहीं, मुसीबत का मारा एक आम सा बंदा हूँ जो लावारिसों की तरह मज़ार की सीढ़ियों पे पड़ा रहता हूँ। ये सब अल्लाह की करम नवाजी है। तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया, इसका शुक्र अदा करो, सदका खैरात करो, सदका बलाओं को टालता है। वो मेरे लिए 2-3 कपड़े के जोड़े और चप्पल भी लाए थे। इनाम में भी अच्छी खासी रकम देना चाहते थे। मैंने रकम तो नहीं ली, अलबत्ता कपड़े और चप्पल शुक्रिया अदा करके रख लिए। सरे दस्त इसकी ज़रूरत थी। मेरे तन पे मौजूद लिबास खासा पुराना और बोसीदा हो चुका था। इसे एक वाक़ये की शोहरत से हर एक मुझसे अकीदत से पेश आने लगा। बहुत से लोग तो अपने अपने मसाइल हल करने के लिए मेरे पास आने लगे। सूरत हाल से मेरे हाथ पांव फूल गए। हकीकत यही थी कि इस बच्चे के मिलने में मेरा कोई कमाल ना था। ये सब कुदरत के खेल थे। वही बिछड़ों को मिलाता है।
मगर लोग इसे मेरी इनकिसारी समझ के मिन्नत समाजत पे उतर आते। आखिरकार तंग आके दूसरे रोज़ सुबह सवेरे मैंने मज़ार से जाने का सोचा। इन दिनों मंगो पीर से 60 नंबर की बस चलती थी। बस में इस वक्त मुझ समेत चंद ही मुसाफिर थे। मेरे बरा वाली सीट पर एक 30-35 साला शख्स बैठा था। बातों बातों में इससे दोस्ती हो गई। फराज नामी वो शख्स अंदरूनी सिंध से हुसूल रोज़गार के सिलसिले में कराची आया हुआ था और रिहाइश के लिए एक फ़्लैट में अपार्टमेंट ले रखा था। खासा बातूनी और हमदर्द शख्स था। बातों बातों में मेरी रुदा सुन के साथ रहने की पेशकश कर दी। वो काम पे चला जाता और मैं फ़्लैट में पड़ा बोर होता रहता। मैंने अपनी इस कैफियत का ज़िक्र फराज से किया तो इसने मुझे किराए पे टैक्सी लेके दे दी। उमाइमा से दोस्ती के दौरान वो अक्सर मुझे गाड़ी चलाने को कहती थी। इससे मैंने ड्राइविंग सीख ली थी। ड्राइविंग लाइसेंस भी फराज ही ने बनवाया। ज़रिया माश के साथ साथ मेरी बोरियत दूर होने लगी। एक रोज़ डिफेंस में सवारी उतार कर मैंने वापसी के लिए टर्न लिया। एक ज़ैली सड़क पे मोड़ काटते हुए मैं चौंक पड़ा। टैक्सी से आगे एक 125 मोटरसाइकिल पर 2 अफराद बैठे थे। मेरे चौंकने की वजह पीछे बैठे शख्स के हाथ में मौजूद पिस्टल था। सड़क पर इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ियाँ थीं। मोटरसाइकिल फरारी थी। मैंने टैक्सी की रफ्तार ज़रा बढ़ाई तो ड्राइविंग सीट पे बैठी लड़की दिखाई दी। मोटरसाइकिल अब फरारी के साथ साथ चल रही थी। लड़की गालिबन मुतवक्का कातिल देख चुकी थी और रफ्तार बढ़ा के जान बचाने के लिए आगे निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐसे में पीछे बैठे शख्स ने पिस्टल का रुख लड़की की तरफ किया। फरारी लहराई मौत को सामने देख के लड़की दहशत ज़दा हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त मैंने एक्सीलेटर पे पाँव का दबाव बढ़ाया। टैक्सी बंदूक से निकली गोली की तरह आगे बढ़ी और मोटरसाइकिल के अकब से टकराई। कातिल ट्रिगर दबा चुका था। फिज़ा फायर की हौलनाक धमाके से गूंज उठी। मोटरसाइकिल टैक्सी की टक्कर से सड़क पर दूर तक घिसटते हुए गिरी। मोटरसाइकिल पे सवार अफराद में से एक तो सर सड़क पे लगने से बेहोश हो चुका था। ये वही था जिसके हाथ में पिस्टल था, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ था। वो लंगड़ाता हुआ अभी उठा ही था कि मैंने टैक्सी से उतर के इसके जबड़े पे ज़ोरदार घूंसा रसीद किया। वो इस हादसे से ज़ख्मी और बदहवास हो चुका था, इसलिए अपना दिफा ना कर सका। मैं इस पर इस वक्त तक लाते घूंसे बरसाता रहा जब तक वो होश और खरोश से महरूम ना हो गया। लड़की फरारी से बाहर निकल के इसकी मरम्मत होते देख रही थी। शलवार कमीज़ में मलबूस, सर पे दुपट्टा ओढ़े, मेकअप से आरी चेहरा वाली दोशीज़ा मशरकी हुस्न का शाहकार थी। इसका हुस्न देख के मैं चंद लम्हे के लिए मबहूत हो गया था। शुक्र है आपने बरवक्त मुदाखलत की, वरना आज भाभी अपने मकसद में कामयाब हो जाती। उसके इन अल्फाजों पे मैंने चौंका मगर वजाहत तलब करने का मौका ना मिला। पुलिस मोबाइल हूटर बजाती हुई पहुंच चुकी थी। शायद वो करीबी गश्त पे मामूर पुलिस मोबाइल थी जो फायरिंग की आवाज़ सुन के आई थी, या फिर वहां मौजूद चंद अफराद में से किसी ने पुलिस इमरजेंसी पे कॉल की थी। मुझसे पूछगछ के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने साथ मौजूद तीनों अहलकारों को मुल्जिमान को हिरासत में लेने का हुक्म दिया और लड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ। आप इन्हें जानती हैं? दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलब